चलिए बेटा, अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो पिछले वीडियो के अंदर नहीं बता पाया था कि भूल गया था बताना मैं। हम लोगों ने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन वगैरह चीज़ें, तो उसके अंदर एक और चीज़ बतानी थी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, दिए गए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है इस प्रकार से, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का अगर आपको नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना है तो सबसे पहले तो नोटेशन ही माइनस ही लिखेंगे क्योंकि इसका नेगेटिव लिख रहे हो। और दूसरी चीज क्या हो जाएगा, फिर इसको आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर से सबके साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ए का पॉजिटिव है तो माइनस ए बन जाएगा, बी का पॉजिटिव है तो माइनस बी बनेगा, सी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, डी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, ई पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो दिए गए मैट्रिक्स का ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, जस्ट बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो दिया गया मैट्रिक्स है उसके अंदर के एलिमेंट्स के आप बस एलिमेंट्स का आपको बस साइन चेंज करने होते हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग टाइप्स को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके अंदर सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। बिल्कुल आसान टाइप्स है इसके, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर तो अगर आपको पता ही नहीं कि स्केलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, आपको पता ही नहीं डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, आपको पता ही नहीं यूनिट मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, जीरो मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, कुछ भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, तो है तो बहुत आसान चीज़ लेकिन पता ही नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए सारे टाइप्स पता होना जरूरी है। तो रो मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। मतलब समझ रहे हो, रो एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, तो उसको स्पेशलाइजेशन आ गया उस मैट्रिक्स के अंदर। फिर वो ऐरा गैरा मैट्रिक्स नहीं रहेगा कि कोई भी मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। फिर कॉलम, कॉलम कितने भी रहने तो हमें उससे क्या है। तो रो मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो, ओनली वन रो, जिसके अंदर एक ही रो होता है। तो इसका ऑर्डर कैसा रहेगा, अब आपको पता है कि अगर इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो रहना है, ठीक है, एक ही रो रहना है, तो उसके एग्जांपल क्या बन जाएंगे, ये सारे रो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर क्या है 1/3, इसका ऑर्डर क्या है 1/6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज, पहले बाद में लिखा है। तो आप रो मैट्रिक्स जैसा मर्जी लिख लो, नंबर ऑफ रोज फिक्स रहने वाले हैं। तो इन जनरल ऑर्डर क्या लिखेंगे आप, इन जनरल ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होती है, फिर इन जनरल ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, 1/n। n का मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज जो मर्जी हो सकते हैं, लेकिन भाई साहब ये फिक्स रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो मर्जी हो सकते हैं। ओ माय गॉड, क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ कॉलम्स है ये, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज फिक्स रहेगी, रो एक ही रहेगी रो मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। तो सिंपल है ना। नेक्स्ट है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। अब आप समझ गए होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया हुआ। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है ना, सो अ मैट्रिक्स कंटेन्स, अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखिए तो 1 2 3, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे 5 6 7 8, थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे 1 2। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे 3/1, इसका ऑर्डर 4/1, इसका ऑर्डर 2/1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ रोज चेंज हो रहे हैं, लेकिन कॉलम एक ही रहेगा। तो इन जनरल इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगा इन जनरल, तो ये चेंज होता रहेगा, कौन, नंबर ऑफ रोज चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉलम फिक्स रहेंगे। ठीक है ना, तो इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है बेटा, m/1। इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m/1 होता है। ठीक है, तो पहले दो टाइप्स हो गए हैं। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इज द रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नेक्स्ट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको कहा जाएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम नहीं होंगे, ठीक है ना। m इज नॉट इक्वल टू n, शॉर्ट में लिख देता हूं। अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास में जिसका ऑर्डर है m बाय n, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n। तो m इज नॉट इक्वल टू n का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तभी जाके रेक्टेंगल बनेगा, ओरिजिनल वाला रेक्टेंगल जिसके अंदर लेंथ और विड्थ अलग होती है ना। तो m और n अगर अलग अलग है, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया A23, तो A23 का मतलब क्या है, इसके अंदर आएगी 2 रोज एंड आएंगे 3 कॉलम्स। तो यहाँ पर जहां जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वहां वहां आपके एलिमेंट्स रहेंगे मैट्रिक्स के, समझ रहे हो। तो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 और 3 सेम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों नंबर सेम हो जाते, दैट इज 2 2, तो आपका अरेंजमेंट कैसे रहेगा, 2 रोज रहेंगे और 2 कॉलम्स रहेंगे। तो आप इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जगह पर नंबर्स आने वाले आपके, तो देखिए क्या बन रहा है, ये तो स्क्वायर बन रहा है, समझ रहे हो बात को। तो जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो रेक्टेंगुलर नहीं रहेगा, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो आप बात समझिए, थर्ड टाइप था हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और फोर्थ टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोनों में डिफरेंस कैसे समझेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अलग अलग हैं उसको कहा जाएगा रेक्टेंगुलर, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है तो उसको कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेसिकली हमारा डिटरमिनेंट जो होता है, डिटरमिनेंट जो हम लिखते हैं तो वो बेसिकली स्क्वायर बनाता है ना, क्योंकि वहां पर एक ही ऑर्डर होता है। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम एक ही होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो आपको m बाय m या n बाय n आप लिखने की जरूरत नहीं, आप कोई भी एक यूज कर लो, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अगर मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूं कि वी हैव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर मैं ऐसे बोलता हूं वी हैव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ मैट्रिक्स के लिए कभी ऑर्डर एक ही डिजिट का यूज करके नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर बताया जा रहा है तो बस इतना समझ लेना कि फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इफ समवन सेज दैट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट मींस ही वांट टू से दैट वी हैव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3, समझ रहे हो बात को। अगर कोई कहता है कि हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और ये सेम है। अगर कोई बोलता है कि 2 बाय 3, तो फिर तो बात सिंपल है कि वो तो रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप एक डिजिट से नहीं बुला सकते क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अलग अलग होते हैं। तो बात को समझिए, थर्ड जो टाइप था हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या हो गई, बात समझ में आ गई। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की और भी बहुत सारी खूबियां है जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स को मिलता है एक डायगोनल। आप जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, आप कहेंगे रेक्टेंगल को भी तो डायगोनल होता है, भैया वो ज्योमेट्री में होता होगा, यहाँ नहीं होता। यहाँ जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल को हम मान्यता नहीं देते, हम मान्यता देते सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल को। क्यों, देखिए आप कोई मैट्रिक्स लिख रहे हो स्क्वायर मैट्रिक्स, इन जनरल हम 3x3 का ही लेते हैं, ठीक है। अब ये आपने मैट्रिक्स लिखा है, ये जो आपका मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3x3, 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इस मैट्रिक्स के अंदर ये AEN जो है इसको कहा जाता है मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, या फिर कुछ लोग इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, और यही बात डिटरमिनेंट में भी लागू होती है, ठीक है। ये लीडिंग, और ये वाला जो डायगोनल होता है ये सेकेंडरी डायगोनल होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ज्यादा तो प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड बनाई गई है। तो इस वाले डायगोनल को कहा गया है मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर आप इनकी पोजीशन देखेंगे बेटा, तो पोजीशन क्या है इनकी, देखो ये कौन से पोजीशन पर है, A11 पोजीशन पर है, ये कौन से पोजीशन पर है, A22, और ये कौन से पोजीशन पर है, A33। मतलब जब आप कोई भी मैट्रिक्स लिखते हो इन जनरल Aij ऑफ ऑर्डर m, तो क्या होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, डायगोनल के अंदर के एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। जो भी आपका डायगोनल बनता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है।
तो उनका अगर आप पोजीशन देखेंगे बेटा तो पोजीशन कैसा होता है उनका, I इज इक्वल टू J होता है। मतलब वो ऐसे पोजीशन पर होते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स से, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो AIJ डायगोनल एलिमेंट किसको कहा जाता है, जब ऐसे AIJ जिनका I इज इक्वल टू J है, तो दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स, और उनका पोजीशन क्या होता है, I और J इक्वल होते हैं। और फिर जो डायगोनल में नहीं है तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इनको कहा जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनके अगर पोजीशन की बात करेंगे तो उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स में पोजीशन लिख ही देता हूँ ताकि और भी कुछ चीजें मैं आपको बता सकूं। तो बात कर रहे थे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स की। तो पोजीशन है मेरे पास, तो बेटा देखिए ये आपका डायगोनल एलिमेंट बन गया। तो इनका जो पोजीशन है I इज इक्वल टू J, I इज इक्वल टू J। अब डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के अपर जो है, ऊपर की तरफ जो है, जो एलिमेंट्स होते हैं ऊपर की तरफ, डायगोनल के ऊपर की तरफ, तो वहां पर देखिए I जो है आपका वो छोटा है J से। सो व्हेन AIJ के अंदर जब I जो होता है दैट इज लेस देन J, तो समझ लेना कि ये जो ऐसे AIJs है वो डायगोनल के ऊपर वाले साइड में है। हमेशा याद रखना जब आपका I छोटा रहेगा J से, क्योंकि मैं ये नोटेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में ये नोटेशन यूज किए जाते हैं, तब मत घबरा जाना कि यार ये क्या लिखा हुआ है। ये बहुत सिंपल बात लिख रहे हैं, AIJ का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, और ये सफिक्स में I और J लिखा है वो उसका पोजीशन है। ये एलिमेंट कौन कहाँ पर है, तो ith रो में है और jth कॉलम में है। ठीक है ना, तो जो रो का नंबर रहेगा दैट विल बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो समझ लेना कि मेन डायगोनल के ऊपर है वो एलिमेंट। अब नीचे वालों को देखिए, नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। तो व्हेन AIJ I इज ग्रेटर देन J, तो समझ लेना कि वो डायगोनल एलिमेंट के बिलो वाले एलिमेंट्स की बात हो रही है। सो दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स, दिस इज योर मेन डायगोनल, और डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल। अब जो ये जो एलिमेंट्स है जो डायगोनल के बाहर है तो इनको कहा जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, सो दीज आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो ये मुझे इतना सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताना था। ठीक है जी, हाँ। तो अब हम लोग, अब देखिए अब हमने क्या किया, रो मैट्रिक्स पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। अब बेटा अब इसके बाद में कुछ मैं टाइप्स आपको बताऊंगा मैट्रिक्स के, जो स्क्वायर मैट्रिक्स से टाइप है, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी आपको दिखेगा नहीं ऐसा सीन। अब जो देखेंगे हम लोग वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप रहेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, जिससे रिलेटेड ही मैट्रिक्स में ज्यादातर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं, रेक्टेंगुलर भी आएगा, लेकिन ज्यादातर टाइप जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फिर और अलग अलग टाइप्स बनाए हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ठीक है कुछ होंगे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के अब अलग अलग टाइप बनाए। तो मैं क्या करता हूं, अभी इसको हटा देता हूं और एक ट्री डायग्राम बना देता हूं, जिससे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप समझ में आएंगे। तो ट्री डायग्राम में उसी के नीचे में उसकी स्पेशलिटी भी लिखता हूं कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ऐसी स्पेशलिटी है तो उसको ये नाम दिया है, नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाली स्पेशलिटी तो उसको ऐसा नाम दिया है ना। तो चलिए मैं पॉज कर देता हूं और फिर लिखकर बता देता हूं। चलिए बेटा, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने अभी देखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के इतने टाइप्स लिखे हुए हैं। तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखिए ये जितने भी मैंने टाइप्स लिखे यहाँ पर, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, तो किसी भी मैट्रिक्स को ये सब नहीं कहा जा सकता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ये कहा जा सकता है। मतलब क्या कि ये मैट्रिक्स होने से पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तब जाके अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दिखती है तो इनमें से कोई नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, जो हमारा पांचवा टाइप है। ठीक है, सो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, तो सबसे पहले तो कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगा, वो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी
डायगोनल मैट्रिक्स इफ all its non-diagonal elements are 0. If all non-diagonal elements are 0. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 वाला ले लेते हैं, ठीक है। सो देखिए 1x1 वाला भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसमें कुछ करने जैसा है नहीं, ठीक है ना। तो 2x2 ले लेते हैं। अब 2x2 मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, तो ये है आपका डायगोनल, तो डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स है आपके पास, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0। अगर ऐसे होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा, देखो ये स्क्वायर तो है ही, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको अगर नोटेशन की भाषा में लिखना है तो क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो कि जो यहाँ इस पोजीशन पर है, जैसे दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए 3x3 का ले लीजिए, तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, ये आपका डायगोनल है, तो और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो बेटा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ए आई जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। जहां पर आई और जे इक्वल नहीं होते तो वो जो भी पोजीशन होता है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट का होता है। तो मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम को आप डायगोनल बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो कब, इफ ए आई जे इज 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये भी तो लिखा जा सकता है ना। बस इसको ये समझ में नहीं आता हमारे, क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसे नोटेशन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, लेकिन यही नोटेशन एग्जाम्पल में पूछे जाते तब हम गड़बड़ कर देते, इसलिए इसका प्रैक्टिस अच्छे से होना जरूरी है। ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एम, इसका मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ही नंबर लिखा है ऑर्डर में, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसके एलिमेंट्स आई जे मतलब क्या, आई थ्रो जेथ कॉलम का एलिमेंट। तो आई और जे जो है आपके वो जब इक्वल नहीं होंगे तब जो भी उस पोजीशन पर वो नंबर रहेंगे वो 0 होने चाहिए। दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको और भी सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये बी मैट्रिक्स आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो अगर आप लिखना चाहते हो डायगोनल मैट्रिक्स को तो DIAG लिखिए शुरुआत में, और फिर उसके आगे मैट्रिक्स के अंदर के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए जितने एलिमेंट्स लिखे हैं उससे उसका ऑर्डर समझ में आता है। अगर आप मान लीजिए कि सी मैट्रिक्स लिखते हो DIG, तो ये तो सबसे पहले बताता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये जो सी मैट्रिक्स है दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड वी आर जस्ट राइटिंग देयर डायगोनल एलिमेंट्स। 1 3 4 5 क्या है, इस सी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के अंदर के एलिमेंट्स है। तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट्स है डायगोनल के अंदर, 4 एलिमेंट्स है, मतलब ऐसे 4 आएंगे और बाकी के सारे क्या है, 0 है। तो डायगोनल एलिमेंट को आप इस प्रकार से भी लिखते हो। तो यहां पर DIAG आया मतलब क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल, मेन डायगोनल के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये लिखा है मतलब इसका मतलब ये है, ये जो 1 2 3 लिखा है दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स इन द डायगोनल। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब समझ गए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है उसको कहा जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे तो आगे के 2 टाइप बन जाते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा, तो स्केलर मैट्रिक्स कहने के लिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने चाहिए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कई सारे बच्चे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट ही 0 होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। डायगोनल में कभी कोई एलिमेंट 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो कंडीशन, कंपलसरी कंडीशन क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट बिल्कुल 0 होने चाहिए। फिर डायगोनल के अंदर जो मर्जी आए हमें उससे मतलब नहीं, सबके सब 0 आ जाएंगे तो भी मतलब नहीं हमें, ठीक है। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट जो मर्जी हो जाए। तो ये जो मैंने यहां पर बी लिखा हुआ है, तो जो मतलब पहला वाला जो मैं बता रहा था डायगोनल एलिमेंट के बारे में, कि आपका जो डायगोनल होता है उसके अंदर के सारे 0 हो ऐसी जरूरत नहीं, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए ये सभी जरूरी है, बाकी अंदर का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब स्केलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए,
तभी जाके उसको स्केलर। क्यों स्केलर? क्योंकि फिर आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको दिख रहा है ना कि ये सारे के सारे सेम है, तो इसको बाहर भी तो लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं, तो ये स्केलर मल्टीपल भी बन सकता है यूनिट मैट्रिक्स का। जो इसको स्केलर मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि आगे मैं यूनिट मैट्रिक्स बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो अभी इतना समझ लीजिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स तब कहते हो कि जब आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो डायगोनल एलिमेंट सेम बन चुके हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? इसके भी आगे की एक स्टेप स्केलर मैट्रिक्स की, सेम तो ठीक है लेकिन वन ही होने चाहिए। क्या? वन ही होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 होते हैं तो उसको कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 की जगह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 1 ही आते हैं तो उसको कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप जो आपका जो स्केलर मैट्रिक्स है उसको आप उसमें से जो भी नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 था, तो आप 3 को बाहर लेके 3 को बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 1 1। तो आप इसको 3 टाइम्स बी भी लिख सकते हो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिर्फ, हाँ। तो उससे क्या हो जाएगा? 3 बाहर निकल गया तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी तो 0 ही बनेगा, ये सिर्फ 3 3 3 बन जाएगा, इसलिए उसको स्केलर कहा जाता है। तो इन तीनों का मतलब समझ गए आप? इन तीनों में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट बिल्कुल 0 होते हैं। बस पहले केस में डायगोनल, जिसको सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, उसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए और यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट तीनों में भी 0 होते हैं और तीनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो ये हो गए पहले 3 के टाइप। अब आते हैं बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। उसके पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से पहले मैं एक और मैट्रिक्स बताना चाहूंगा, दैट इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। और आपके यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। यूनिट मैट्रिक्स जो है इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद जो आता है वो है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो नाम से ही समझ गए होंगे जीरो मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? कोई भी मैट्रिक्स वो स्क्वायर हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स उसको आप जीरो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके एलिमेंट्स 0 हो। तो जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है लेकिन 0 है क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, दैट इज 0 0 0 0, ठीक है। तो ये बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ में आई बात? तो यूनिट मैट्रिक्स के बाद में हमने क्या देखा? जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स 0 हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी। इसके बाद में आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? तो देखिए आपका मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप्स है, एक अपर ट्रायंगुलर है और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर बेसिकली ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का उसका खुद का कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जो एक तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो। मतलब बेसिकली पता क्या करना है, किसको अपर ट्रायंगुलर कहा जाता है, किसको लोअर ट्रायंगुलर कहा जाता है। तो बेसिकली हमारे सामने है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। तो अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स अगर अपर है या फिर लोअर है तो उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। मतलब मैट्रिक्स विच इज आइदर एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर? सबसे पहले तो आपका दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी वो अपर या लोअर बन सकता है। तो क्या खास बात होनी चाहिए आपके मैट्रिक्स के अंदर? तो देखिए बेटा, आपका जो भी दिया गया मैट्रिक्स है उसको आप तभी जाके अपर या लोअर ट्रायंगुलर कह सकते हो। जैसे अपर ट्रायंगुलर कब कहेंगे? जब मेन डायगोनल जो है आपका, मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए, ऊपर के कुछ भी हो बचे हुए। मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0, देखो उल्टा है। हाँ, ये जब मैं कहता हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए, और जब मैं कहता हूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब इससे उल्टा होता है। क्या होता है?
ऊपर के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जब मैं कहता हूं लोअर ट्रायंगुलर तब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जब मैं कहता हूं अपर ट्रायंगुलर तब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। समझ रहे हो? जब मैं बोल रहा हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो। जब मैं बोल रहा हूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब आप पूछेंगे कि डायगोनल के एलिमेंट क्या हो सकते हैं या फिर नीचे के, कुछ भी रहने दो, हमें उससे मतलब नहीं। कंपलसरी चीज क्या है? डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, डायगोनल के नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जब डायगोनल के नीचे बनने वाले ट्रायंगल की पोजीशन पर नंबर जीरो आते हैं तब उसको कहा जाता है अपर, और जब डायगोनल के ऊपर वाली पोजीशन पर नंबर जीरो आते हैं जो ट्रायंगल बन रहा है वहां पर, तो उसको कहा जाता है लोअर। तो अपोजिट में ध्यान रखना है, जब अपर ट्रायंगुलर बोला जाएगा तब लोअर के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, जब लोअर ट्रायंगुलर बोला जाएगा तो अबव द डायगोनल्स जो एलिमेंट्स वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोटेशन के फॉर्म में भी समझ सकते हो। जैसे आपका जो मैट्रिक्स है वो AIJ है, वेयर ऑर्डर m है, तो आपको पता है कि ऊपर वाले एलिमेंट्स किसको कहा जाता है? I क्या होना चाहिए? I लेस होता है ऊपर वाले का, तो उसका यूज करके भी आप नोटेशन करके भी लिख सकते हो, तो वो समझना है आपको। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गए। फिर अगर आपका दिया गया मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है तो उसको कहा जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, उससे पहले कुछ, हाँ उससे पहले हम लोग देखेंगे, ये टाइप्स देखने से पहले हमें देखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। तो हमें, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक देखना है। उससे पहले हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कब निकाल सकते हो आप? किसी भी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या? कोई मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो वो तभी पॉसिबल है जो दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर फॉर्म का डिटर्मिनेंट निकल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपके पास दो तरीके के मैट्रिक्स है, एक है रेक्टेंगुलर, एक है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला नहीं जा सकता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये चीज है कि दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है? सिंपल है, अगर मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स दिया है आपको, ठीक है, और इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे आप? बस सिंपल इसको वर्टिकल लाइन में लिख दो, नंबर्स एज इट इज जैसे वैसे, और लिख लो इसकी वैल्यू, तो मिल गया आपको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और लिखेंगे कैसे? डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये इसका नोटेशन है। या फिर आप इसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में भी लिख सकते हो, मतलब इससे समझ में आएगा कि ये मैट्रिक्स था और उसका आप डिटरमिनेंट ले रहे हो। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए पढ़ेंगे कैसे? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है बेटा, तो और डिटरमिनेंट तो कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने लास्ट टॉपिक में ही देखा था। अब हाँ क्या, अब डिटरमिनेंट के बेसिस पर दो टाइप पढ़ते हैं मैट्रिक्स के, और एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है ना? तो सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स कब कह सकते हो? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होना चाहिए समझ में आएगा। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स कब बनता है? इफ ए उसका डिटरमिनेंट जीरो है, और नॉन सिंगुलर कब कहा जाता है? जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। तो अगर सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी डिटरमिनेंट पर डिपेंड है तो ऑब्वियसली वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से होना चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हो? जब उसका डिटरमिनेंट जीरो आता है, और अगर उसका डिटरमिनेंट अदर देन जीरो आता हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी है, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आई बात? तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिंगुलर तब कहेंगे उसका जब डिटरमिनेंट जीरो आता है, और कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसको कोई भी मैट्रिक्स उसको नॉन सिंगुलर तब कहेंगे जब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये सारे टाइप्स आगे कहीं ना कहीं आपको आएंगे, तब आपको ध्यान में आना चाहिए कि अगर ये नाम लिया जा रहा है तो डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा रहा है तो इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, है ना? तो इस हिसाब से टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ठीक है, अब नहीं, इसके बाद तो हमने क्या देखा?
डिटरमिनेंट देखा एंड सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये 3 टाइप्स बन गए, और 3 टाइप्स बोल सकते हैं, 2 टाइप्स बोल सकते हैं इसको मैट्रिक्स के, जो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं, इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है उनको। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है, तो कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, तो कैसे दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स of order m by n, then a dash or at or at is, ऐसा लिखेंगे, then transpose of matrix A is denoted by a dash or at and is defined as a dash or at is equals to aij n by m। अब इससे पूरा डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है बेटा, जब ट्रांसपोज होता है कोई किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लिखते हो, तब आपको रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। जैसे मैट्रिक्स के अंदर प्रॉपर्टी देखी थी हमने, पहली प्रॉपर्टी क्या, कि आप रोज को कॉलम से अगर रिप्लेस कर देते हो तो दिए गए मैट्रिक्स का वैल्यू बदलता नहीं है। ये मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी थी। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स दिया आपको, जैसे मान लीजिए 1 2 3 ABC, ये आपका मैट्रिक्स है। अब आप लोग ए डैश लिख रहे हो या फिर AT कहो, तो क्या इसका ए डैश का मतलब क्या होता है कि दिए गए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेना है। तो कैसे लिया जाएगा ट्रांसपोज, जो पहला रो था उसको एज अ पहला कॉलम लिखना है, और जो सेकंड रो था उसको सेकंड कॉलम लिखना है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, जो आपको दिया गया मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर क्या था, 2/3 था, सही है, 2 रो थे और 3 कॉलम थे। लेकिन जैसे आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो जो मैट्रिक्स बना उसकी ऑर्डर क्या बन गई, बिल्कुल इसकी विपरीत ऑर्डर हो गई, उल्टी होगी। कैसे, पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, 3/2। समझ में आई बात। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है, ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ रोज बन जाते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाते हैं नंबर ऑफ रोज। तो किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, या तो रोज को कॉलम में बदलिए या फिर कॉलम को रोज में बदलिए, दोनों में से कुछ भी करिए। देखिए आपने यहां पर क्या किया, रो को एज ए कॉलम लिखा, आप चाहो तो कॉलम को रो करके भी लिख सकते हो, फिर भी आपको यही मैट्रिक्स मिलना है। ठीक है, आप देख सकते हो करके, आप कॉलम को रो बनाइए, कॉलम को रो बनाइए, कॉलम को रो बनाइए, तभी आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा। तो जो आपका फर्स्ट रो है उसको लिखिए फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है उसको लिखिए सेकंड कॉलम, तो दिए गए मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज मिलेगा। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आया हो तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है। जैसे कि अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलना है, मतलब ए डैश ऑफ डैश इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। आप दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हो और फिर उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, कि जो आपका दिया गया मैट्रिक्स है उसका आप डिटरमिनेंट लेते हो, जैसे मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट लेते हो, और फिर उसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेके उसका डिटरमिनेंट लेते हो, तो दोनों का डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रोज एज अ कॉलम एक्सचेंज हो जाने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमने देखी, और तीसरी प्रॉपर्टी तो है ही जो ऑर्डर चेंज होने वाली है। सॉरी, तो समझ में आई बात आपको। ये था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। आगे भी काफी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट है अभी हमारे जो 2 टाइप्स बचे हैं, जिसके अंदर आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो ट्रांसपोज के डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड था, इसलिए ट्रांसपोज पहले बताना पड़ा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहा जाता है। तो बेटा मतलब ये 2 अलग अलग टाइप है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे करेंगे हम लोग।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? देखिए जिसके अंदर, हाँ, अगर आप a इज इक्वल टू a डैश मिलता है आपको तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिक, और अगर a इज इक्वल टू माइनस a डैश मिल जाता है तो इसको कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक, सिंपल भाषा में। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है उसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हो और दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल आते हैं तो उसको उनको कहा जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ए एच जी, फर्स्ट रो को मैंने लिखा फर्स्ट कॉलम, अब मैं सेकंड रो को लिखूंगा सेकंड कॉलम और थर्ड रो को लिखूंगा थर्ड कॉलम। ठीक है, देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज लिया फिर भी मुझे वही मैट्रिक्स मिला, तो इसको क्या कहा जाता है, सिमेट्री ऑब्टेन हो रही है। बेसिकली वो सिमेट्री कैसी होती है पता है, अलोंग द डायगोनल सिमेट्री होती है। मतलब अगर मैं अलोंग द डायगोनल मैट्रिक्स को फोल्ड करके रखूं तो ये इससे मैच करता है, ये इससे मैच करता है, ये इससे मैच करता है, समझ रहे हो? मतलब अलोंग द डायगोनल अगर मैं मैट्रिक्स को फोल्ड करके इसके ऊपर रखता हूं तो ये दोनों आपस में मैच कर जाते हैं, ये दोनों कौन से दोनों, ये दोनों आपस में मैच करते हैं और ये दोनों आपस में मैच कर जाते हैं। तो ये कैसे होना चाहिए, आफ्टर ट्रांसपोजिशन। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो हो नहीं सकता ये, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। मतलब पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी जाके वो सिमेट्रिक बन पाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर a इज इक्वल टू a डैश आता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके साथ मैच करता है बिल्कुल, तब उसको कहा जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब ये दोनों क्या है, मतलब वो जो दिया गया मैट्रिक्स है दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, और दूसरी चीज स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहा जाता है, कि जब मतलब आप अगर इसको नोटेशन में डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है ना, तो a डैश क्या हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल, ठीक है ना, तो मतलब वही बात है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है पता है आपको, कि नेगेटिव हो जाता है दिए गए, मतलब आप जब उसका ट्रांसपोजिशन लेते हो तो आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मिल जाता है, दिए गए मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलता है। जैसे मान लीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में पता है क्या होता है, मतलब ऐसा अगर आपको मैट्रिक्स दिया है कोई a 1 2 3, ठीक है, अच्छा हमें क्या करना है, ओके, अच्छा इसका एग्जांपल लेना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं क्या कर देता हूँ, कंडीशन बता देता हूँ फिर उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 जनरल, ये मेरा A है। अब इसका मुझे ट्रांसपोजिशन लेना है और ट्रांसपोजिशन लेने के बाद में ये कंडीशन आनी चाहिए। मतलब क्या, अगर मेरा A डैश क्या होता है, मेरा A डैश होगा कुछ इस प्रकार से, समझ रहे हो बात को? दिए गए मैट्रिक्स का आपको नेगेटिव मिलता है। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स दिया है आपको कुछ 1 2 4, तो अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स मिलता है कोई 0 0 -3 -2, तो ये बन जाएगा इसका स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये इसका ट्रांसपोजिशन अगर ये आता है ए डैश, इसका ट्रांसपोजिशन लेते हो और वो नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो दिए गए मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो अभी तो ये बन नहीं रहा वैसे, है ना, तो नहीं, एक मैं स्क्यू सिमेट्रिक में होता क्या है देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ। आप ट्रांसपोजिशन लेते हो तो ट्रांसपोजिशन लेने के बाद में अगर एग्जैक्टली सेम आता है तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक। लेकिन ट्रांसपोजिशन दिए गए मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोजिशन लेते हो तब आपके डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाते हैं और आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं
तो वो नेगेटिव होते हैं। मतलब सिंपली आप समझिए कि जो दिया गया मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो आते हैं ट्रांसपोजिशन लेने के बाद में, नहीं ट्रांसपोजिशन को क्यों मैं बीच में ले रहा हूँ, ऐसा मान लीजिए कि कंडीशन क्या है कि कोई भी दिया मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोजिशन लेना है और वो नेगेटिव आता है, तो इसमें डायगोनल जीरो वाली बात कहाँ से आ गई? तो आप देखिए क्या होता है। अगर आप देखेंगे इसको, इस कंडीशन को देखेंगे, कौन सी, a इज इक्वल टू माइनस ए डैश वाली कंडीशन को, ठीक है, इसके एलिमेंट्स अगर ए आई जे है तो इसके एलिमेंट्स क्या रहेंगे, माइनस ए आई जे। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये ए आई जे, और ये तो चेंज होने वाला है, ए जे आई रहेगा क्योंकि ए डैश है ना, तो ए जे आई क्या होगा, ये जीरो बन जाएगा। तो बीच में तो क्या होता है, बीच में तो नंबर सेम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन आई इज इक्वल टू जे, जब आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा तब नंबर तो सेम आ जाते हैं ना। दिस इज, ये कब होता है, व्हेन आई इज इक्वल टू जे। बेसिकली देखिए जैसे स्क्यू मैट्रिक्स को डिफाइन किया उसका डेफिनेशन क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, ये उसका डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को अगर फॉलो करेंगे तो ए के एलिमेंट्स को अगर ए आई जे से डिनोट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली ए डैश के एलिमेंट्स क्या है, माइनस ए डैश के एलिमेंट क्या रहेंगे राइट हैंड साइड में, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई रहेंगे। तो इसको अगर मैं लेफ्ट में लाता हूं, ठीक है ना, तो ये जीरो कब बनेंगे, व्हेन आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, तो क्योंकि एलिमेंट सेम रहेंगे, है ना। अब इसलिए डायगोनल्स इसके जीरो बन जाते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर अगर एग्जांपल लेना है, ठीक है ना, आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, कुछ ऐसा ले लो, मतलब अभी ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा मान लो कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये जो आपका मैट्रिक्स है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि आप इसको चेंज करके देखो, मतलब आप देखना ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं। आप इसका ट्रांसपोजिशन ले लो और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक में आपको ध्यान में क्या रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो रहेंगे। तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आप पहचानेंगे कैसे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, किसी मैट्रिक्स को कैसे पहचानेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, जैसे सिमेट्रिक कैसे पहचान में आएगा, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कैसे पहचान में आएगा, तो डायगोनल एलिमेंट जो मर्जी होने तो ये सेम होते हैं जब फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो मतलब कोई भी मैट्रिक्स दिया है वो स्क्यू, वो सिमेट्रिक है या नहीं कैसे समझिएगा, तो आप उसका ट्रांसपोजिशन लो या मत लो, ट्रांसपोजिशन लेकर अगर इक्वल आता है तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपको तो वैसे ही समझना है दिए गए मैट्रिक्स का सिमेट्रिक, मतलब दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो कैसे समझेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स है उसको छोड़ दो, यहाँ का एलिमेंट यहाँ से मैच होना चाहिए, यहाँ का यहाँ से मैच होना चाहिए, यहाँ का यहाँ से मैच होना चाहिए, तो ये ऐसे मैचिंग होना चाहिए, तो ये इनको कहा, इसको छोड़ दो बीच वाले को, तो इनको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। और यहाँ पर क्या होता है, कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट बिल्कुल जीरो है, डायगोनल एलिमेंट सब जीरो है, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है अपर और लोअर के, तो पोजीशन देख लो, ये पोजीशन क्या है, A12 है, तो ये उससे उल्टा होगा, दैट इज A21 होगा। ये पोजीशन क्या है, A13 है, तो ये उससे उल्टा होगा, A31 होगा। ये पोजीशन क्या है, A23 है, तो ये क्या होगा, A32 होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर जो भी एलिमेंट रहेगा उसका नेगेटिव यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो भी रहेगा उसका नेगेटिव यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो भी रहेगा उसका नेगेटिव यहाँ पर होगा, या फिर उल्टा। तो जब ऐसा मैट्रिक्स दिखता है तो उसको कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे और भी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी एग्जाम्पल में। तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, डेफिनेशन टाइप्स सभी के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज समझना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर एक्सरसाइज डिस्कस किया जाएगा। गुड बाय।